सभी प्यारे स्टूडेंट्स को नमस्ते। मैं राहुल सचवानी आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी 10th क्लास की साइंस की जो जर्नी है उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज हमारा पहला लेक्चर है और इतना आपको पसंद आने वाले हैं ये सभी लेक्चर्स कि आपको साइंस बहुत ही अच्छी लगने लगेगी, दिल से अच्छी लगने लगेगी। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहला लेक्चर जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर है जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि चैप्टर नंबर 5 है बुक का। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि पहला लेक्चर चैप्टर 5 क्यों? तो खैर अपन को उसके लिए थोड़ा सा बुक का इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है कि हम जान लें कि हमारी जो साइंस की एनसीईआरटी की बुक है उसमें क्या क्या हमारे पास में कंटेंट दिया हुआ है, क्या क्या हमें पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं। देखो, क्लास 10th एक ऐसी क्लास है जहां पर आते आते ऐसा लगने लगता है सबको कि 9th तक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन 10th आपका जो है लाइफ को डिसाइड करने वाली है। आप में से काफी बच्चों का एक बहुत बड़ा जो मन में क्वेश्चन है वो इसी बुक से क्लियर हो जाएगा। वो क्या है कि हमें 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट में साइंस मैथमेटिक्स लेनी है कि बायोलॉजी लेनी है, या साइंस और मैथमेटिक्स से दूर भाग करके, बायोलॉजी से दूर भाग करके हमें कॉमर्स या आर्ट्स लेनी है। लेकिन खैर वो बात की बातें हैं। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है कि 10th क्लास की साइंस पढ़ के तो आपको मजा ही आ जाएगा। तो शुरू के जो 5 चैप्टर दिए गए हैं हमारी बुक में वो है हमारे पास में केमिस्ट्री के, या बोले तो रसायन विज्ञान के। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी चीजें हमें हमारे आसपास में दिख रही हैं वो बनी हुई कैसे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है। एक बड़ा कुछ अगर हमारे पास में कोई भी कंपाउंड है वो टूट करके छोटे छोटे अलग अलग तरह की चीजें नई नई कैसे बना रहा है। अगर किसी चीज को हम जला रहे हैं तो क्या हो रहा है, या अगर पेट्रोल है तो वो फिर मतलब उसमें अंदर क्या है जो जल जाता है, या जो हमारे एयर है हमारे चारों तरफ उसका कंपोजिशन क्या है। तो ये सारी बातें कि जो भी मैटर हमें दिख रहा है, जैसा कि आप 9th में पढ़े हो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो मैटर जो भी चीजें हमारे आसपास में वो उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं, तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। फिर उसके बाद आगे के जो चैप्टर हैं 6th चैप्टर से लेकर के 9th चैप्टर तक, ये हैं हमारी बुक में बायोलॉजी के चैप्टर्स। आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको अभी से बचपन से ही क्लियर होता है। एक होता है ना, वाइट कोट में डॉक्टर को देखते हैं, स्टेथोस्कोप लगा रखा होता है, ऐसे कान पे धक धक चेक करते हैं डॉक्टर्स जा करके। तो बचपन से ही काफ़ी बच्चों को लगता है कि ऐसा ऐसा ही वाइट कोट हमें पहनना है और ऐसे ही हमें डॉक्टर बनना है। तो अगर आपका इन चैप्टर्स में पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और आपको लगता है कि नहीं बस सब कुछ रख दो साइड में, यही बनना है, तो इसका मतलब आप अगले साल जो है साइंस बायोलॉजी ले रहे होंगे। फिर उसके बाद में जो है हमारे पास में लाइट रिफ्लेक्शन से शुरू होकर के मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास में चैप्टर है। ये चैप्टर्स हैं हमारे पास में फिजिक्स के। और फिजिक्स तो आपको फिर पता ही है, न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, या ऐसे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, माइकल फेराडे, इन सब के बारे में हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ने को मिलने वाला है। इन चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे ज़्यादा जो लॉजिकल पोर्शन है आपकी बुक का वो यही पोर्शन है जिसको फिजिक्स कहते हैं। काफ़ी बच्चे डरते भी हैं क्योंकि यहाँ फिजिक्स में मैथमेटिक्स भी आ जाती है, तो काफ़ी बच्चों को डर लगता है कि अरे ये तो फिर न्यूमेरिकल्स होंगे, फिर हमें अच्छे नहीं लगेंगे। लास्ट के जो 3 चैप्टर हैं इनको मैं स्पेसिफिक किसी कैटेगरी में नहीं डालूंगा, साइंस बायो या केमिस्ट्री में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में इसको नहीं डालेंगे। इनको हम एनवायरनमेंट का, जैसे हम बचपन में पढ़ते आए हैं, एनवायरनमेंट की हमारी ईवीएस की एक बुक हुआ करती है सिलेबस में, तो ये 3 चैप्टर्स भी उसी तरह के हैं, बहुत ही सिंपल हैं। इनका कुछ एक पोर्शन जैसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी है तो वो फिजिक्स से रिलेट करता है। आवर एनवायरनमेंट को काफ़ी टीचर्स या काफ़ी बुक्स जो हैं बायोलॉजी में कंसिडर करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को भी अगर आप चाहो तो बायोलॉजी में कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अपन उनको एनवायरनमेंट के चैप्टर्स की तरह पढ़ेंगे। ये तीनों चैप्टर्स बहुत ही कम मार्क्स के होते हैं, लेकिन सीख जो होती है इनसे वो बहुत बड़ी होती है, हमारी लाइफ में काम आने वाले चैप्टर्स हैं। तो इनको भी हम पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये चैप्टर्स कवर करेंगे चैप्टर नंबर 13 तक, और हमारा जो पढ़ने का पैटर्न रहेगा वो रहेगा कि हम कोशिश करेंगे एक चैप्टर हम केमिस्ट्री का पढ़ेंगे, एक फिजिक्स का पढ़ लेंगे, फिर एक बायोलॉजी का पढ़ लेंगे, फिर एक केमिस्ट्री, फिर एक फिजिक्स, फिर एक बायोलॉजी। इस तरह से हम अपने
चैप्टर्स को कवर करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम एक एक टॉपिक को इतना अच्छे से समझें कि 100 में से अगर मार्क्स हमें मिल रहे हैं तो 95 मार्क्स से कम तो हमारे ना ही आए। इतना अच्छे से हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल्स को देखते हुए, रिक्वायर्ड जो वीडियोस हैं उनको देखते हुए, या टॉपिक के कंसेप्ट को समझते हुए हम अच्छे से बहुत ही इसको पढ़ने वाले हैं। तो अब जैसा कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री के पार्ट को। तो केमिस्ट्री के पार्ट में कायदे से तो फिर फर्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहिए जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और मोस्टली हर जगह पे यही चैप्टर शुरू किया जाता है। लेकिन फिर भी हम आज जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि कायदे से तो केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है, लेकिन फिर भी हम इससे शुरू कर रहे हैं। क्यों? उसका रीजन मैं आपको चलो बताता हूं। तो देखो, उसका रीजन कुछ इस तरह से है कि हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एलिमेंट्स की। हमारे चारों तरफ दुनिया में जो कुछ भी है, जो भी मैटर है, पानी हो, रॉकेट हो, या आपके पास में एक साइकिल हो, या एक सुई है आपके पास में, या ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये मैं हूं, ये आप हो, ये कैमरा है, ये एयर कंडीशनर है, ये दीवारें हैं, ये ब्रिक्स हैं, ये मिट्टी है, कुछ भी, व्हाटएवर, जो आपको लेना है ले लो आप। जैसे कि हमारा दिमाग ही ले लो ना, तो हमारा दिमाग किससे बना हुआ है? तो आप देख सकते हो कि दिमाग में, जैसे हम पिछले साल पढ़ चुके हैं कि मान लो बहुत सारे ना सेल्स होंगे, ये तो कोई और सेल है, या चलो मान लो ये नर्व सेल होगा, ऐसे पढ़ा था ना हमने नर्व सेल, आपने 9th में स्ट्रक्चर पढ़ा होगा जरूर से उसका। या अलग अलग, जैसे मान लो हार्ट का कोई एक सेल है हमारी बॉडी में, गेटिंग इट? तो ये नर्व सेल का मान लो हमने स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पर। तो ऐसे सेल्स हैं हमारे दिमाग में। फिर उन सेल्स में भी अगर हम जाके देखें, मान लो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर कहीं ना कहीं पर हमारे पास में क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स के बारे में भी आगे हमें पढ़ना है इस साल बायोलॉजी में, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसके अंदर फिर आप जब जाकर के देखोगे तो आपको क्या मिलेगा। ये शेप तो आपने देखा ही होगा, फिल्मों में दिखाते हैं, हर जगह दिखाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत फेमस शेप है, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए, या इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डरना बिल्कुल भी नहीं है, बस आप बेसिक बात समझो कि हमारी बॉडी में हर चीज के अंदर अगर हम जाते जाएंगे तो ये चीज हमें मिल जाएगी। और अगर मैं इसके भी और अंदर जाऊं तो ये कैसे, किससे मिलकर के बना है? तो आप देख पा रहे हो ये भी किससे मिलकर के बना है? एलिमेंट्स से। कहने का मेरा मतलब ये है कि हर चीज किससे मिलकर के बनी है? एलिमेंट्स से मिलकर के बनी है। और एलिमेंट्स का मतलब क्या है? जैसे कि अगर ये डीएनए है तो इसमें कार्बन होगा, इसमें ऑक्सीजन होगा, इसमें नाइट्रोजन हो सकता है, इसमें हाइड्रोजन हो सकता है, इसमें और भी ऐसे ही जो हमारे पास में एलिमेंट्स हैं वो मिले हुए हैं, वो ही हर चीज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हर चीज का मतलब अगर हम ये कहें कि ये जो एसी का रिमोट है ये किससे बना हुआ है, ये जो प्लास्टिक है, तो ये दरअसल बना हुआ है पॉलीमर का। पॉलीमर के बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ करके चलो ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन हैं, बहुत सारे कार्बन हैं, और उसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं। वो ऑक्सीजन हो सकती है, वो नाइट्रोजन हो सकती है, या वो और भी कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप मिट्टी जमीन से उठा रहे हो तो वो सिलिका है, सिलिका भी एक हमारा क्या है? एलिमेंट है। या अगर आप कुछ भी पानी अगर पी रहे हो तो वो H2O है, उसमें हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। तो हर चीज घूम फिर करके किससे मिलकर के बनी है? एलिमेंट से मिलकर के बनी है। और थोड़ा बहुत आप लास्ट ईयर, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छे से 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो कि एलिमेंट्स फिर दरअसल क्या है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एलिमेंट्स का, तो वो है एटम। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। तो इसलिए क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग शुरू ही एलिमेंट से हो रही है, सब कुछ शुरू ही एलिमेंट से हो रहा है, तो क्यों ना हम इस चैप्टर को पहले पढ़ें, और इसके बाद जब आप फर्स्ट चैप्टर को, सेकंड चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको चीजें और ज्यादा रिलेट होंगी, ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। केमिस्ट्री का बेस यही चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद में। एक चीज आपको अब तक क्लियर है कि इस दुनिया में सब कुछ मतलब सब कुछ एलिमेंट से मिलकर के बना है। फिर उसके बाद में एलिमेंट्स, तो ये रहे सारे के सारे एलिमेंट्स, ये आपने जरूर से देखे होंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। आपने बहुत देखा होगा, वो ऐसे वो दिखाते हैं ना, वो ऐसे कोटा फैक्ट्री, आप शायद यूट्यूब वगैरह पे देखते होंगे, ऐसे सीरीज आते हैं, नाटक आते हैं आजकल, तो उसमें दिखाते हैं बच्चे डॉक्टर बनने के लिए जो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके कमरे में ऐसा लगा हुआ है,
या जो जेईई का एग्जाम दे रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए, जो होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आप में से भी बहुत सारे बच्चे देना चाहते होंगे उसको, आईआईटी में जाते हैं जो बच्चे, तो उनके भी कमरे में ऐसा लगा हुआ रहता है, वो याद करते हैं इसको। तो ये क्या है, पीरियोडिक टेबल है। तो हमें इस चैप्टर में यही बात समझनी है कि ये पीरियोडिक टेबल कैसे बनी। कोई आया था क्या बाहर से, कोई एलियन वेलियन आया हो यूएफओ लेकर के कि भैया ये लीजिए आपकी पीरियोडिक टेबल तैयार है? नहीं। तो ये कैसे बनी, इसके पीछे हिस्ट्री क्या थी, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस रहे, और आज हमारे पास में ये सारी नॉलेज है तो वो कैसे। गॉट इट? क्लियर हुई आपके? मतलब ये टॉपिक हम चैप्टर के लास्ट में फिर से पढ़ रहे होंगे, यही पीरियोडिक टेबल हम लोग वहां पर देख रहे होंगे। अभी अगर हम बुक को देखें, बुक को फॉलो करें, तो हमारे पास आज की डेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप देख पा रहे हो देयर आर 118 एलिमेंट्स इन आवर वर्ल्ड, इन आवर यूनिवर्स। अभी तक मतलब हम जो भी देख पाए हैं, स्टार्स हों, भले ही वो दूर दूर, भले ही वो कोई और गैलेक्सी हो, या भले ही वो सन जैसे और बड़े बड़े स्टार्स हों जो हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं, तो उन सब में भी अभी तक हमें केवल यही एलिमेंट्स मिले हैं। कितने? 118, 118। और उसके बाद में देखें तो इनमें से नेचुरली अकरिंग कितने हैं इस नेचर में? नेचुरली हैं, मतलब ऐसे समझो भगवान ने बना के दिए, तो नेचुरल जो है वो है 94। बाकी जो है हमारे पास में 2000 आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। आर्टिफिशियल कहने का क्या मतलब है, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको साइंटिस्ट लोगों ने अपना दिमाग की सूझबूझ लगा करके लैब में ही तैयार किया है। और ये या तो फिर ऐसे एलिमेंट्स हैं बहुत ज्यादा टाइम के लिए रहते नहीं है, ये टूट करके कोई और एलिमेंट बना देते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या हैं? आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। नेचुरल जो हमें मिल रहे हैं नेचर में अपने आप से, वो है 94 एलिमेंट्स। इनमें से भी काफी सारे बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम, ना के बराबर। इसीलिए बहुत सारे सालों तक तो हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि ये जो भी हम साइंस पढ़ने वाले हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी तरक्की हुई है, मतलब हमने मून पर अपना भेज दिया सैटेलाइट उठा करके, मिशन मार्स आपने देखा होगा, मॉम जो हमने किया था इंडिया, उसमें सक्सेसफुल रहा, या दुनिया भर के बाकी जो मिशंस अगर हम देखें, जैसे अभी एक हेलीकॉप्टर उड़ाया है अमेरिका ने, कहां पर? मार्स पर भेजा है उसको, वहां उड़ेगा वो उस एटमॉस्फेयर में। या और भी जो मिशंस हैं मून के, जैसे कि जो चाइना के मिशंस हैं, या यूएई का जो मिशन था, मिशन होप, या उसके अलावा इतना कुछ चल रहा है, क्या नहीं। आप सोचो ना, अपन फोन उठा के कहीं भी बात कर लेते हैं, कैसे? तो ये सारी जो साइंस ने तरक्की की है लगभग पिछले 200 सालों में की, तो वो पिछले 200 सालों का ही साइंस है जो हम इस चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद में अगर हम आगे बढ़े यहाँ से, तो हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है कि भैया जरूरत क्या है, पढ़ें क्यों? एक क्वेश्चन होता है ना, बच्चे मंगो, मैं क्यों पढ़ूं, मेरे को नहीं पढ़ना। पढ़ना किसको अच्छा लगता है? स्कूल जाओ इतना भारी ऐसे बैग लेकर के, फिर पता चले वहां पे टीचर डांटते हैं कि होमवर्क नहीं करके आए हो, फिर घर पे आओ तो घर वाले डांटते हैं कि क्या पढ़ता नहीं है तो सारा दिन क्या करता रहता है। तो क्वेश्चन रहता है ना मन में बचपन में कि मम्मी पढ़ूं क्यों, मैं इतना क्यों मेरे को टॉर्चर कर रही हो छोटी सी जान को। तो आंसर क्या होता है कि भाई आपके भले के लिए पढ़ रहे हो आप, आपका ही बेहतर है, इसमें फ्यूचर आप ही का सेट होगा, आप ही को अच्छी जॉब मिलेगी, है ना, तो आपकी लाइफ अपने आप से अच्छी होगी, आप लिटरेट बन जाओगे। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई क्यों करें? तो इसका आंसर भी देखो यही है कि आपके भले के लिए। जैसे हमारी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है क्या, कि जैसे हमारे मान लो पास में कोई ग्रोसरी की दुकान है, किराने की दुकान होती है ना, परचूनी का सामान हम जहाँ से लेते हैं, गोली बिस्किट मिलता है अपने को, चॉकलेट मिलता है, या अपने को वहाँ पर दाल लेनी होती है, कभी मम्मी कहती है ये वाली दाल ले आओ आप बाहर जा करके, या हमें कोई कहते हैं ये साबुन ले आओ नहाने का। तो वहाँ हम जब जाते हैं तो वहाँ देखने को क्या मिलता है कि साबुन 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 सारे एक साथ रखे हुए होते हैं। फिर उसके बाद में दालें दालें जो तरह तरह की होती हैं वो सारी एक साथ रखी हुई होती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स अगर हमें कभी लेनी जानी होती है तो वो सारी की सारी फ्रिज में एक साथ रखी हुई होती है, उसमें भी सेम कंपनी की सेम फ्लेवर वाली फ्रिज में भी एक जगह है एक साथ रखी हुई होती है। सही बात है। चॉकलेट्स का एक अलग से फ्रिज होता है, उसमें सारी चॉकलेट्स एक साथ रखी हुई होती हैं। डेयरी मिल्क एक तरफ होती है एक साथ, 5 स्टार एक साथ रखी हुई होती हैं, और भी जो ब्रांड्स हैं वो अलग अलग एक साथ रखी हुई होती हैं। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये है कि हमें कभी दाल और चॉकलेट के बीच में कंफ्यूज नहीं होना पड़ता। चॉकलेट से सारी एक साथ है,
तो ये सब एक जैसे हैं, तो मतलब सेम प्रॉपर्टी को रखने वाली जो भी चीजें हैं हम उन सबको एक साथ कैटेगराइज कर देते हैं ताकि हमें बार बार उनके बारे में अलग से पढ़ाई करने की जरूरत ना पड़े। ऐसे ही हमने लास्ट ईयर, अगर आपको याद हो तो हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, हमने वहां पे 5 किंगडम बनाए थे। जैसे उसमें एनिमेलिया था लास्ट किंगडम, है ना, प्लांटी था, फिर एक में हमने केवल और केवल प्लांट्स को ही रखा था। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि हमें कभी कंफ्यूज ना होना पड़े, जो पढ़ाई है, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको कंफ्यूज ना होना पड़े। जूलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो तो केवल जो एनिमल्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हो, बॉटनी अगर आप पढ़ रहे हो तो केवल प्लांट्स के बारे में आप पढ़ रहे हो। समझ में आ रही है आपको ये वाली बात? तो वैसे ही हम यहाँ केमिस्ट्री में भी स्पेसिफिकली क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, सेम एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख के काम खत्म कर रहे हैं, काम आसान कर रहे हैं, ताकि हमें उस ग्रुप का कोई सा भी एलिमेंट ले लो तो हमें पहले से ही उसकी सारी लगभग प्रॉपर्टीज पता हो, क्योंकि वो इस ग्रुप में रखा हुआ है। बात खत्म। समझ में आई? या इसको अगर और भी हम सरल करना चाहें तो जैसे मान लो कि रिमोट बनाने के लिए अगर हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल सोडियम काम में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल नहीं आ रहा वैसे, लेकिन चलो मान लो एक बार के लिए, तो क्या सोडियम के अलावा कौन सा एलिमेंट है अगर सोडियम हमारे पास में नहीं है जो हम सेम प्रॉपर्टी का है काम में ले सकते हैं? तो एक ही ग्रुप में हमने सोडियम जैसे सारे एलिमेंट्स को रख दिया, तो उस ग्रुप में से कोई और एलिमेंट उठाएंगे और सोडियम की जगह काम में ले लेंगे। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो इसका आंसर क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर है कि जो एलिमेंट्स हैं वो क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ, सो दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज फॉल इन द सेम ग्रुप। इसीलिए हम उनको क्लासिफाई कर रहे हैं ताकि सेम प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सेम ग्रुप में आए। और उससे क्या होगा, एंड हेंस द स्टडी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज रिड्यूस्ड टू द स्टडी ऑफ अ फ्यू ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। इतने सारे, मतलब 118 जो एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स को आप अलग से मत पढ़ो। आप क्या करो, उनके मान लो आपने 10 ग्रुप्स बना दिए, तो अब आपको केवल 10 ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, ना कि पूरे के पूरे 118 एलिमेंट्स को अलग अलग से पढ़ना है। तो इसलिए हम लोग हमारे भले के लिए, हमारा काम आसान करने के लिए एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये देखो किराने की दुकान, मैंने बोला था आपको, दिखा दी यहाँ पे। तो जैसे सारी नमकीन एक साथ रखी हुई है, देखो यहाँ पे, यहाँ ऊपर आप देखोगे ना, तो हो सकता है आचार सारे एक साथ रखे हुए होंगे। यहाँ पर कोई और डब्बे हैं शायद चॉकलेट्स के, ये एक साथ रखे हुए। कोल्ड ड्रिंक्स देखो यहाँ एक साथ रखी हुई है, जूस एक साथ रखे हुए हैं। तो वही वाली बात है, ऐसा हमारी बुक में लिख करके बोला है उन्होंने, तो हमने कहा देख लेते हैं चलो। फिर उसके बाद में हमारी बुक में हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में वो देख लेते हैं अपन। तो हमारी बुक में हमें किस किस ने अटेम्प्ट किए थे एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए, क्या क्या थ्योरी है उनकी हमारे पास में, उसको पढ़ना है। तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट है वो है किसका, डॉबराइनर का। एक साइंटिस्ट हुए हैं, इनके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, डॉबराइनर, और इनके ट्रायड्स के बारे में हमें पढ़ना है। फिर दूसरे साइंटिस्ट हुए हैं न्यूलैंड, जिनका नाम था न्यूलैंड। तो न्यूलैंड का हमें क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ना है। इन्होंने ट्रायड बनाए थे, इन्होंने ऑक्टेट बनाए थे, तो इसलिए उसको बोला गया था लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला गया था। फिर उसके बाद हम एक और साइंटिस्ट के, ये सबसे ही कमाल के साइंटिस्ट हुए हैं। ये जब आपको पढ़ाया जाएगा ना इनके बारे में, आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी इनकी लाइफ से, मान करके चलो आप इस बात को। और आप भी सोचोगे कि हम भी जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा तो लाइफ में अपनी बहुत कुछ अच्छा करेंगे। तो इन्होंने ही आज जो भी हमारे पास में डिस्कवरी है उसका सबसे बड़ा अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो इनको जाता है, जिनका नाम था मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे। लास्ट जो है हमारे पास में वो एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था हेनरी मोजले। और हेनरी मोजले की हमारे पास में क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। यहां पर जाकर के हमारा चैप्टर खत्म होगा। वही पीरियोडिक टेबल जो भी हमने देखी थी, और मैंने आपको कहा था कि अपन लास्ट में इसको फिर से देखेंगे आकर के। तो ये 4 का जो एफर्ट्स हैं इन 4 लोगों के, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अब उसके बाद एक और बात है कि इनसे भी पहले कुछ एक लोग थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन की कोशिश की थी। तो वो कौन है, एक बहुत ही कमाल के इंसान हुए हैं, एंटोनी लेवोशिए बोलते हैं इनको। और लेवोशिए जो थे, सबसे पहला एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था। इन्होंने क्या क्लासिफिकेशन किया था, बहुत सिंपल, देखो सुनो भाई, अगर आप होते इन साइंटिस्ट की जगह पे तो वो आप भी कर सकते थे।
कोई बहुत बड़ी चीज नहीं की थी, लेकिन उस वक्त क्या था, इतना लोग सोचते नहीं थे। उस वक्त बस ये होता था कि खाना खाने को मिल जाए, सोने को मिल जाए, बात खत्म। हेल्थ फैसिलिटी थोड़ी बहुत मिल जाए, इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी कि लोग बाकी के काम छोड़ करके सोचने बैठे, है ना, सोचने का टाइम नहीं होता था। तो इन्होंने क्या किया, बोला कि अरे वेरी सिंपल, जैसे मान लो कोयला है, उसको एक कैटेगरी में लग दिया, बोला ये नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटल है नेचर में। मतलब क्या, इसको अगर ऐसे मारते हैं, पत्थर मारते हैं, हथौड़ा मारते हैं इसको, तो ये चूरा चूरा हो जाता है, पाउडर हो जाता है। तो इसको एक ग्रुप में रखो, चलो अच्छा ठीक है, कार्बन को एक ग्रुप में रख दिया। फिर बोला कि ए लोहा लाओ, लोहा, बोले वेरी शाइनी वन, क्या चमकता है, एकदम लस्टर है, लस्ट्रस है लोहा। तो बोला इसको एक ग्रुप में रखो, दिस इज अ मेटल, इसको मेटल की कैटेगरी में रख दो। फिर मान लो कोई एल्यूमिनियम लेकर के आया, बोले वाओ दिस इज ऑल्सो लस्ट्रस, ये भी चमक रहा है, और ये इसको ऐसे मारते भी है ना किसी हैमर से या किसी और चीज से, तो ये एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी का जो प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी अपन को पढ़ना है। तो बोला इनको भी कहाँ रख दो, मेटल वाले ग्रुप में रख दो। कोई कॉपर लाया इनके पास, बोला मेटल में रख दो। वही कोई और मान लो कुछ और लाया, एल्यूमिनियम, जिंक हो गया, तो उन सबको इन्होंने मेटल में रख दिया। क्यों? क्योंकि बाहर से दिखने में वो सारे के सारे सिमिलर है, चमक रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, तो इन्होंने उन सबको मेटल में। बाकी जो बच रहे थे, गैस ला रहा था कोई, बोला यहाँ चलो लाओ इसको नॉन मेटल रख दो, या कोई और ऐसे एलिमेंट्स जो उनके जैसे नहीं है उनको नॉन मेटल वाले ग्रुप में रखा। तो ये क्लासिफिकेशन सबसे पहला इन्होंने किया था, जो कि क्या क्लासिफिकेशन था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सबसे पहला क्लासिफिकेशन। और आप हैरान होगे जान करके, खैर उन्होंने और भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन इन्हें हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। इतना बड़ा सम्मान इनको देते हैं कि केमिस्ट्री के जनक हैं ये, ऐसा। और इनका ये जो क्लासिफिकेशन था, ये बहुत ही सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था। फॉर एग्जांपल हार्डनेस, लोहा हार्ड है ना, एल्यूमिनियम हार्ड है, जिंक हार्ड है, तो उन सबको मेटल के ग्रुप में रख दिया। मेलिएबिलिटी, मतलब अगर हम उनको हैमर से मार रहे हैं इन सबको, तो वो पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये भी उन्होंने कंसिडर किया। और लास्ट क्या है हमारे पास में, लस्टर। लस्टर मतलब शाइन करना। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी क्या करती हैं, शाइन करती हैं, जो भी मैंने आपको मेटल्स के नाम बताया है। तो ये एंटोनी लेवोशिए की बात हुई। लेवोशिए के बारे में हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस आप याद रखना पहला क्लासिफिकेशन उन्होंने किया मेटल नॉन मेटल में किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड था, तीसरी बात। और चौथी बात आप लोग ये याद रख सकते हो कि इनको ही हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इन जनरल, लेकिन हमारी बुक में इंट्रोडक्शन में जरूर इनका नाम लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम आ रहे हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो कि कौन है, डॉबराइनर। नाम थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, लेकिन इनकी कंट्री में ऐसे ही नाम होते हैं, क्या कर सकते हैं। तो वोल्फगैंग डॉबराइनर इनका नाम है, और 1817 में, पूरा नाम है जोहान वोल्फगैंग डॉबराइनर, एक जर्मन केमिस्ट है। और इन्होंने क्या किया था, कोशिश की थी एलिमेंट्स को सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ में जो है उनको एक ग्रुप में रखने की। और आप देख पा रहे हो कि ये कोशिश इनकी कब की है, ईयर 1817 की है, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है। आज अगर 2021 चल रहा है तो लगभग 200 साल पहले ही चल रहा था ये सब कुछ। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया था, देखो, इन्होंने कुछ एक एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया और उनको ग्रुप बनाए थे, उनके तीन तीन के ग्रुप्स बना दिए थे, और उन ग्रुप्स को ही क्या बोला था, ट्रायड। आपको ध्यान होगा ना, जैसे ट्राइपॉड होता है, कैमरा जिस पे टिकता है, तो 3 पैर होते हैं मतलब उसके, या अगर जैसे वो होती है ना बच्चों वाली साइकिल 3 पहिए वाली, तो ट्राई साइकिल बोलते हैं उसको हम लोग, तो 3 पहिए हैं। तो ट्राई जो हमारे पास में वर्ड है वो किसके लिए है, 3 के लिए। तो यहां पर भी क्या है, ट्रायड, ट्राई का मतलब है 3। तो इन्होंने क्या किया था, 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे, 3-3 एलिमेंट्स के। और इन्होंने कैसे दिखाया था कि जब 3 उन स्पेशल एलिमेंट्स को हम उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के सीक्वेंस में या ऑर्डर में जमाते हैं, एक ग्रुप में रखते हैं, तो हमें देखने को क्या मिलता है कि जो बाद के 2 हमारे पास में, पहला और जो तीसरा हमारे पास में एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल यहां देखो आप लोग, जैसे लिथियम, पहला ट्रायड की बात कर रहे हैं, दूसरा रखा सोडियम और तीसरा रखा पोटेशियम। तो इसमें हमें देखने को क्या मिल रहा है कि जब हम लिथियम का एटॉमिक मास लें और पोटेशियम का एटॉमिक मास लें और इन दोनों के मास का क्या निकालें, एवरेज निकालें। एवरेज निकालना हम सबको आता है
कि भाई जितने भी हैं, जो भी मास है दोनों का जोड़ दो, और नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है, 2 है, तो 2 से डिवाइड दे दो। तो लगभग हमें बीच वाले एलिमेंट का जो मास है वो हमें मिल जाता है, एटॉमिक मास हमें मिल जाता है। देखना कैसे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम का मास है 7 एटॉमिक मास, और पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 7 + 39 जब हम कर रहे हैं और उसको 2 से डिवाइड दे रहे हैं, 46 को जब हम 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो लगभग 23 आ रहा है हमारे पास में। और हम नोटिस कर रहे हैं कि सोडियम का जो मास है वो भी लगभग कितना है, 23 ही है। तो साइड वाले एलिमेंट्स के मास का एवरेज जो है वो बीच वाले एलिमेंट के लगभग जो मास है उसके बराबर आ रहा है, अप्रॉक्स बराबर आ रहा है। तो इन ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया, या इन्होंने क्या नाम दिया था, ट्रायड। तो ये एक ट्रायड हो गया, इस तरह से इन्होंने अरेंज कर दिया। भाई सेम प्रॉपर्टी हो गई, एटॉमिक मास के बेस पर इन्होंने इसको अरेंज कर दिया। एक छोटी सी बात आप में से अगर किसी को याद नहीं हो तो मैं उनको बता देना चाहूंगा कि एटॉमिक मास जो है ये क्या होता है। ये 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारी टेंडेंसी बचपन से ऐसी रहती है कि हम एग्जाम दे के आते हैं, रिजल्ट आता है, हम इतने खुश हो जाते हैं कि हम उसको भूल जाते हैं। या हमारे साथ भी ऐसा होता था कॉलेजेस में, हम पढ़ के जाते थे, मतलब ऐसे पढ़ के जाते थे कि पेपर आता सामने, सारी उल्टी कर देते थे उस पर, और फिर घर आके कहते हैं हल्का हो गया, अभी हल्का महसूस हो रहा है, सारा निकाल करके आ गए बाहर। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये बेसिक्स हैं, ध्यान रहने चाहिए। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ हमारे पास में न्यूट्रॉन्स जो हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रोटॉन्स का लिए P लिख रहा हूँ, प्लस न्यूट्रॉन्स के लिए मैं N लिख रहा हूँ, और उसके ऊपर 0 लिख रहा हूँ। P प्रोटॉन्स क्योंकि पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास में न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए 0 लिखते हैं उनके ऊपर। तो किसी भी एलिमेंट में उसके प्रोटॉन और उसके न्यूट्रॉन को अगर हम जोड़ दें तो उसका हमारे पास में मास आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है वो 11 नंबर पे आता है, और 11 पर आने का मतलब क्या है कि इसके पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं, साथ ही साथ में 11 इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इसके पास में न्यूट्रॉन्स 12 होते हैं, 12 होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का काम यहाँ पर एटॉमिक मास में नहीं होता। तो इसका जो मास है वो हमारे पास में कितना होता है, हम कहते हैं 11 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन, दैट इज लगभग 23, अप्रॉक्स 23। वैसे और भी पॉइंट्स में भी कुछ एक वैल्यू होती है, लेकिन हमें इतना ही ध्यान रखा जाए तो हमारे लिए बहुत है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि उस टाइम तक बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स थे भी नहीं, है ना। उस टाइम तक जब ये कर रहे थे, मैं आपको बाद में एक स्पेसिफिक नंबर भी बता दूंगा, अराउंड 30-35 एलिमेंट्स ही उस वक्त तक इन लोगों को पता थे, आज से लगभग 200 साल पहले भी। तो 30-35 एलिमेंट्स में कुछ एक थे, इन्होंने एक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की, अरे 3-3 के ग्रुप्स बना देते हैं, और पहले और जो तीसरे का एटॉमिक मास का एवरेज है वो बीच वाला जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के अप्रॉक्स बराबर है। तो इन्होंने कहा इसको लॉ बना देते हैं। फॉर एग्जांपल टेक द ट्रायड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जो हमने कंसिडर किया अभी अभी, विद द रेस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस कितना कितना 6.9, 23 एंड 39। तो इससे यहां पर हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, डॉबेराइनर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट। आप में से काफी बच्चों को शायद हो सकता है पता हो, काफी को ना पता हो। डॉबेराइनर काफी यंग ही थे और उनको इस चीज के बारे में भी उन्होंने बताया था कि प्लेटिनम जो मेटल होता है उसको हम लोग एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, जो किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर देता है। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कैटलिस्ट क्या कर सकता है, उसको तेज करवा सकता है या उसको स्लो भी करवा सकता है। तो प्लेटिनम का रोल एज अ कैटलिस्ट हम लोग पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। हमारी पूरी बुक जो है ना वो कनेक्टिंग डॉट्स है। अब यहाँ कुछ पढ़ोगे उसको वहां कनेक्ट करेंगे, वहां पढ़ेंगे यहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे यहाँ कनेक्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। तो उस टाइम तक जितने हमारे पास में एलिमेंट्स थे उनमें से उन्होंने इस तरह से इसको क्लासिफाई किया, और उन्होंने कुछ एक ट्रायड्स बनाए। जैसे पहला ट्रायड मैंने आपको बताया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसको मैंने बताया कैसे याद रखा है, ली नाक के। फिर उसके बाद क्या याद रखा है मैंने, कासरबा, क्या कासरबा, यहाँ इसको आप कह सकते हो, यहाँ पे देखो कैल्शियम, स्ट्रोंथियम और बेरियम, कासरबा। और फिर तीसरा क्या है हमारे पास में, कल बाहर आई, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आपसे एग्जाम में क्या पूछता है कि किसी डॉबेराइनर के ट्रायड का नाम बता दो,
या डॉबराइनर के ट्रायड क्या है वो आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो एग्जाम में ऐसी बेसिक बातें आपसे पूछी जाती हैं। ये नंबर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि 23 है, 39 है, 7 है, 40 है, 87.5, नहीं, नो नीड टू रिमेंबर दिस। ये केवल आपको समझाने के लिए बताया गया है। और डॉबराइनर के ट्रायड में से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। जरूरी क्या है, समझना। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो अब देखो बात ये है कि रुक जाइए, आगे बढ़ने से पहले दूसरे साइंटिस्ट की थ्योरी पर हम चलें तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हर चीज की ना लिमिटेशंस होती हैं। मतलब हो सकता है ना कि कुछ कमी हो, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट है जिनके हर बार बहुत अच्छे मार्क्स आते हो, तो जरूरी नहीं है कि वो हर चीज में अच्छे हो। मतलब जरूरी नहीं है कि वो सारे गेम्स में बहुत अच्छे हैं, इंडोर गेम्स हो, आउटडोर गेम्स हो, पढ़ाई हो, कुकिंग हो, म्यूजिक हो, नॉट नेसेसरी। आपकी क्लास में भी क्या होगा कि कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा होगा, कोई गेम्स में बहुत अच्छा होगा, गेम्स में भी कोई बास्केटबॉल में अच्छा होगा तो कोई क्रिकेट में अच्छा होगा, या किसी को स्केटिंग करने में वो बहुत अच्छा होगा, या कुछ और बात, या कोई और इंडोर गेम्स में अच्छा होगा, कोई चेस अच्छा खेलता होगा, ये बात है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, लिमिटेशंस है। डॉबराइनर का जो ट्रायड्स इन्होंने बनाए थे उनमें कुछ कमियां हैं बोले तो, जिनको बाद में जो अगले साइंटिस्ट आएंगे, न्यूलैंड आएंगे या जो उनके आगे आएंगे, उन सब ने दूर किया आगे धीरे धीरे चल करके। तो वो कमियां क्या है, वो लिमिटेशंस क्या है, वो जान लीजिए। तो पहली लिमिटेशन है हमारे पास में जो भी जितने भी उस वक्त तक एलिमेंट्स थे, ऑल नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ ट्रायड्स। जैसे मान लीजिए उस वक्त तक 30 एलिमेंट्स थे ऐसा मान लीजिए, तो इन्होंने 10 ट्रायड नहीं बनाए, नहीं बना पाए, क्योंकि वो अरेंज नहीं कर पाए सारे एलिमेंट्स को। कोशिश की इन्होंने बट वो अरेंज उसको नहीं कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। एटॉमिक मास की जो उन्होंने प्रॉपर्टी कही थी उसके बेसिस पर वो इसको अरेंज नहीं कर पाए। सेकंड हम क्या कह रहे हैं, नॉट ऑल द ग्रुप्स ओबेड द लॉ ऑफ ट्रायड्स। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फैमिली डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ ट्रायड। अब मेरे को पहले आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि ये ग्रुप का क्या मतलब है, कि जो भी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास में ग्रुप्स हैं उन्होंने न्यूलैंड के ट्रायड के जो लॉ है इसको फॉलो नहीं किया। तो समझना आप इस बात को, ग्रुप क्या है, तो ये पीरियोडिक टेबल है हमारे पास में। जैसे हमने यहाँ पर अभी क्या लिखा था, नाइट्रोजन फैमिली, तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल में यहाँ आप देखोगे तो नाइट्रोजन, और ये हमारे पास में है फॉस्फोरस, ऑस्मियम, ये कुछ एक और हमारे पास में एलिमेंट्स हैं। तो ये जो पूरी फैमिली है, इस फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली या नाइट्रोजन ग्रुप भी हम इसको कह सकते हैं। क्लियर हुई आपको ये बात? तो सारी जो फैमिलीज हैं वो डॉबराइनर के इस ट्रायड के लॉ को ओबे नहीं करती। समझना कैसे रूल को। जैसे पहला अभी हमने जो देखा था वो क्या था, लीना के यहाँ पर है, कासरबा अगर हम देख रहे हैं तो वो यहाँ पर है, या कल बार आई हम लोग अगर देख रहे हैं तो वो कहाँ पर है, यहाँ पर है कल बार आई, ये ट्रायड। लेकिन सारे नहीं फॉलो कर रहे ना, यहाँ कहाँ है, ट्रायड नहीं है, इसमें कहाँ है, ट्रायड नहीं है। सिमिलरली नाइट्रोजन भी उस ट्रायड के लॉ को, नाइट्रोजन फैमिली जो है, जो नाइट्रोजन ग्रुप है, वो भी उस ट्रायड के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये दो लिमिटेशंस आपको डॉबराइनर के ट्रायड्स की याद रखनी है। एग्जाम में आपसे पूछता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डॉबराइनर्स ट्रायड्स, तो आपको ये दोनों वहां पर बतानी है। और उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हैं डॉबराइनर के ट्रायड्स, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, डॉबराइनर शोड दैट व्हेन द थ्री एलिमेंट्स इन अ ट्रायड वर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ऐसा करके आप इस डेफिनेशन को बना करके अपने मन से, क्योंकि आप समझ तो गए हो टॉपिक, तो आप इसको बहुत अच्छे से अपने आप से लिख सकते हो। तो आई होप आज का जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हम तक अपनी बात को ज़रूर पहुंचाएं कि आपको पढ़ने में कैसा लगा है, मज़ा आया है कि नहीं आया है, और भी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताते रहेंगे। सेकंड टॉपिक है हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इस टॉपिक को अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।